गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ेंगे, पाठ 2 सजीवों का वर्गीकरण। इसे हमने इसकी रीडिंग हमने लगा ली थी, पढ़ लिया था हमने इसे। हमें इसमें प्रश्न उत्तर करना था, इसमें हमने क्वेश्चन आंसर हमें करना था इसमें। और क्वेश्चन आंसर में हम क्या कर रहे थे कि हमने अंतर लिख लिया था। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का आपका प्रश्न था जिसमें 4 में अंतर लिखना था। चौथा सजीव और निर्जीव में हमने कहा था कि आप लिख लीजिएगा। कशेरुकी और अकशेरुकी, स्वपोषी तथा परपोषी, सदोद्भिद तथा समुद्भिद तथा मरुद्भिद में हमने कल अंतर लिखवाया था। सजीव और निर्जीव में कहा था कि आप अंतर लिख लीजिएगा, आसान था सजीव और निर्जीव में अंतर। उसके बाद है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न हमें करना है। अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है कि सजीवों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। पहला, सजीवों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। सजीवों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न लिखिएगा आप लोग। लिखिए। अब ये प्रश्न था कि सजीवों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर लिखिए। हमारी पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु तथा पेड़ पौधे, असंख्य जीव जंतु तथा पेड़ पौधे, हमारी पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु तथा पेड़ पौधे पाए जाते हैं या विद्यमान हैं। हमारी पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु तथा पेड़ पौधे विद्यमान हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों या विभिन्न प्रकार के जीव तथा विभिन्न प्रकार के जीवों तथा पेड़ पौधों को, विभिन्न प्रकार के जीवों तथा पेड़ पौधों को उनके स्वभाव, संरचना, व्यवहार, भोजन, उनके स्वभाव, संरचना, व्यवहार, भोजन तथा रहने के स्थानों के आधार पर विभिन्न प्रकार के जीवों तथा पेड़ पौधों को उनके स्वभाव, संरचना, व्यवहार,
भोजन तथा रहने के स्थानों के आधार पर अलग अलग रखना ही उनका वर्गीकरण कहलाता है। अलग अलग रखना ही उनका वर्गीकरण कहलाता है। एक बार फिर से मिला लीजिएगा। हमारी पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु तथा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को उनकी स्वभाव, संरचना, व्यवहार, रहने के स्थान पर अलग अलग रखना मतलब अलग अलग बांटना ही क्या कहलाता है? इनका सजीवों का वर्गीकरण कहलाता है। सजीवों का वर्गीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न लिखिएगा। ये हो गया आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। अब अगला प्रश्न लिखिएगा आप, प्रश्न नंबर 2 कि अपुष्पी पौधों की 2 विशेषताएं बताइए। अपुष्पी पौधों की 2 विशेषताएं बताइए। अपुष्पी पौधों की 2 विशेषताएं बताइए। प्रश्न लिखिए ये प्रश्न नंबर 2, अपुष्पी पौधों की 2 विशेषताएं बताइए। लिखिए लिखिए अपुष्पी पौधे या पौधों लिखिएगा। अपुष्पी पौधों की जड़, तना तथा पत्तियां। अपुष्पी पौधों की जड़, तना तथा पत्तियां स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। अपुष्पी पौधों की, इसमें पहला करके लिखिएगा, विशेषता लिखना है आपको। तो अपुष्पी पौधों की जड़, तना तथा पत्तियां स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। अपुष्पी पौधों की जड़, तना तथा पत्तियां स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। दूसरा लिखिएगा, अपुष्पी पौधों में पुष्प, फल और बीज नहीं लगते हैं। अपुष्पी पौधों में पुष्प, फल और बीज नहीं लगते हैं। 2 हो गया। अपुष्पी पौधों की जड़, तना तथा पत्तियां स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। अपुष्पी पौधों की जड़, तना तथा पत्तियां स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। और दूसरा में लिखिएगा, अपुष्पी पौधों में पुष्प, बीज और फल नहीं लगते हैं। कोई अपुष्पी पौधा है तो उसमें बीज, फल और फूल नहीं लगते हैं। पुष्प, फल और बीज नहीं लगते हैं। हो गया। अब तीसरा प्रश्न लिखिएगा। अब प्रश्न नंबर 3 लिखिएगा कि जीवन चक्र के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है,
जीवन चक्र के आधार पर पौधों को कितने भागों में दिख रहा है ना, कितने भागों में बांटा जा सकता है, भागों में बांटा जा सकता है। अब जीवन चक्र के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो जीवन चक्र के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है, तो लिखिएगा उत्तर इसका उत्तर लिखिएगा। जीवन चक्र के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। जीवन चक्र के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। जीवन चक्र के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। नाम लिख लीजिएगा। एक वर्षीय पौधे, दूसरा है द्विवर्षीय पौधे, तीसरा है बहुवर्षीय पौधे। जीवन चक्र के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। जीवन चक्र के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। 1 वर्षीय पौधे, 2 वर्षीय पौधे, 3 वर्षीय पौधे। अब अगला प्रश्न उत्तर हो गया होगा आपका। जीवन चक्र के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला 1 वर्षीय पौधे, 2 वर्षीय पौधे और तीसरा है आपका बहुवर्षीय पौधे। मिटा रहे हैं हम इसे। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है हमारा, कह रहा है कि सर्वाहारी जीव जंतु किसे कहते हैं। सर्वाहारी जीव जंतु किसे कहते हैं, सर्वाहारी जीव जंतु किसे कहते हैं। सर्वाहारी जीव जंतु किसे कहते हैं। लिखिए ऐसे जीव जंतु, अब इसका उत्तर लिखिएगा। सर्वाहारी जीव जंतु किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखिए। ऐसे जीव जंतु जो पौधे तथा मांस ऐसे जीव जंतु जो पौधे तथा मांस दोनों खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे जीव जंतु जो पौधे तथा मांस दोनों खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे जीव जंतु जो पौधे तथा मांस
दोनों खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। ऐसे जीव जंतु जो पौधे तथा मांस दोनों खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे में मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, आप ये सब लिख सकते हैं आदि। ऐसे जीव जंतु जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और फिर मांस भी खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिएगा क्या है? पांचवा, उभयचर जंतु किसे कहते हैं? 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 उत्तर लिखिएगा। उभयचर जंतु किसे कहते हैं? उत्तर लिखिएगा। ऐसे जंतु, ऐसे जंतु, ऐसे जंतु जो, ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों पर रहते हैं, ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों पर रहते हैं, ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों पर रहते हैं, उभयचर कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों पर रहते हैं, उभयचर कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों पर रहते हैं, उभयचर कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों पर रहते हैं, उभयचर कहलाते हैं। जैसे, जैसे क्या हो जाएगा? मेंढक, उसमें आप और कुछ लिख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न है आपका, अच्छा 5 तक हो गया, छठवां प्रश्न है, छठा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि श्वेत ग्रंथियां क्या होती हैं? श्वेत ग्रंथियां क्या होती हैं? श्वेत ग्रंथियां क्या होती हैं तथा इनका कार्य, तथा इनका कार्य क्या होता है? तथा इनका कार्य क्या होता है? तथा इनका कार्य क्या होता है? श्वेत ग्रंथियां क्या होती हैं तथा इनका कार्य क्या होता है? ठीक है, तो लिखिएगा श्वेत ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां क्या होती है लिखिएगा। श्वेत ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियां स्तनधारियों के त्वचा में स्थित होती हैं। लिखिएगा श्वेत ग्रंथियां
स्तनधारियों के त्वचा में स्थित होती हैं। श्वेत ग्रंथियां स्तनधारियों के त्वचा में स्थित होती हैं। श्वेत ग्रंथियां स्तनधारियों के त्वचा में स्थित होती हैं। इन छिद्रों द्वारा पसीना बाहर निकलता है। इन छिद्रों द्वारा या श्वेत ग्रंथियों द्वारा पसीना बाहर निकलता है। श्वेत ग्रंथियां स्तनधारियों के त्वचा में स्थित होती हैं। श्वेत ग्रंथियां स्तनधारियों के त्वचा में स्थित होती हैं। श्वेत ग्रंथि द्वारा पसीना शरीर से बाहर निकलता है। श्वेत ग्रंथियों द्वारा पसीना शरीर से बाहर निकलता है। श्वेत ग्रंथियां कहाँ किसमें पाई जाती हैं? स्तनधारियों के शरीर में पाई जाती हैं और श्वेत ग्रंथियों द्वारा पसीना जो है शरीर से बाहर निकलता है। और कार्य क्या है इनका? तो लिख लीजिए कि यह शरीर में जल तथा लवण के संतुलन को बनाने में सहायता करती है। ये शरीर में लवण तथा ये शरीर में लवण तथा जल के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती है। ये शरीर में लवण तथा जल के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती है। हो गया। श्वेत ग्रंथियां स्तनधारियों के शरीर में पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां शरीर से पसीने को बाहर निकालती हैं और इनका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? शरीर में लवण तथा जो जल का संतुलन होता है, हमारे शरीर में लवण तथा जल का जो संतुलन होता है उसको बनाए रखती हैं। आगे लिखेंगे प्रश्न। आगे प्रश्न लिखेंगे कि सूली त्वचा वाले जंतु किस प्रकार के होते हैं? सूली त्वचा वाले जंतु किस प्रकार के होते हैं? सूली त्वचा वाले जंतु किस प्रकार के होते हैं? प्रश्न लिखिएगा, सूली त्वचा वाले जंतु किस प्रकार के होते हैं? लिखिएगा उत्तर लिखिएगा। सूली त्वचा वाले जंतु अकशेरुकी जंतु के अंतर्गत आते हैं। सूली त्वचा वाले जंतु अकशेरुकी
जंतु के अंतर्गत आते हैं। अकशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अकशेरुकी जंतु के अंतर्गत आते हैं सूली त्वचा वाले जंतु अकशेरुकी जंतु के अंतर्गत आते हैं ये समुद्री जंतु होते हैं। ये समुद्री जंतु होते हैं। इनका शरीर तारे की तरह बेलनाकार या गोलाकार होता है। ये समुद्री जंतु होते हैं। इनका शरीर तारे की तरह बेलनाकार तथा गोलाकार होता है। इनका शरीर तारे की तरह बेलनाकार या गोलाकार होता है। सूली त्वचा वाले जंतु अकशेरुकी जंतु के अंतर्गत आते हैं। सूली त्वचा वाले जंतु अकशेरुकी जंतु के अंतर्गत आते हैं। ये समुद्री जंतु होते हैं। ये समुद्री जंतु होते हैं। इनका शरीर तारे की तरह बेलनाकार या गोलाकार होता है। इनका शरीर तारे की तरह बेलनाकार या फिर गोलाकार होता है। जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे क्या, सितारा मछली, जैसे सितारा मछली, जैसे सितारा मछली। अब अगला प्रश्न लिखिएगा। अगला प्रश्न लिखिए 8वां। अगला प्रश्न है आपका, स्वपोषी पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी पौधे क्या होते हैं? अब स्वपोषी पौधे क्या होते हैं? प्रश्न लिखिए, स्वपोषी पौधे क्या होते हैं? लिखिए। वे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। वे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। वे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, वे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। वे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। या फिर आप अपने एक तरह से और लिख सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या फिर वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी पेड़ पौधे कहलाते हैं। जैसे में आ जाएगा हरे पेड़ पौधे। जैसे में हरे पेड़ पौधे, वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। जैसे में हरे पेड़ पौधे। ठीक है।
हम जानते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो इस तरह से आपका ये अति लघुत्तरी प्रश्न खत्म हो गया। अति लघुत्तरी प्रश्न आपका खत्म हो गया। कल हमें लिखना है लघुत्तरी प्रश्न, जो अगले वीडियो में हम लोग लिखेंगे। तो नोट्स जरूर से ज़रूर बनाते रहिएगा आप लोग और तैयार भी करते रहिएगा। बाय बच्चों।